हाय एफ लॉर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल के पार्ट में किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ विंग और वांग जी को सेपरेट मत कीजिएगा। तो वैसे तो उनका नाम शायद सादिया साफिया जी है, तो मैं आपको सिंपली बोलना चाहूँगी एक्चुअल में इन लोगों का अलग होने का टाइम तो अब आया है। यानी कि जो रियल स्टोरी है जो कि विंग और वांग जी के ही अराउंड ऑफ घूमेगी वो अभी स्टार्ट होने वाली है। अभी तक की स्टोरी तो नॉर्मल थी, बेसिक थी, और वो मतलब एक रीज़न आप सोच सकते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ था। लेकिन जैसे कि आप मेरी पहले भी मतलब लिसनर रह चुकी हैं, आप पहले से ही मेरी स्टोरीज़ को सुनती हैं, तो आपको पता होगा कि मेरी स्टोरी इतनी नॉर्मल नहीं होती है। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे विंग और वांग जी का सेपरेट होना तो बनता ही है, क्योंकि बिना उनके सेपरेशन के यहाँ पे स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती है, या फिर ये स्टोरी मुझे यहीं के यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन बिना कुछ स्पेशल हुए ही इस स्टोरी का एंडिंग मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इतने में ही इसकी हैप्पी एंडिंग भी नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों को वेट तो करना होगा और विंग और वांग जी का ये सेपरेशन भी देखना होगा। होप आप समझ गई होंगी। और चलो हम अपने पार्ट को यानी कि यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अपने दोपहर का खाना यानी कि लंच ले रहे थे कि तभी एक सैनिक उन्हें आके बताता है कि वी दाओ जो है उसको होश आ चुका है, और इस वक्त वो पूरी तरीके से जो वी सेक्ट के हीलर्स हैं यानी कि वी हीलर्स हैं उनके अराउंड ऑफ मतलब सारे के सारे वी हीलर्स उसके आसपास ही हैं, जिसके चलते वो अब किसी भी तरीके की चालाकी नहीं दिखा सकता, और वो पूरी तरीके से निगरानी में है, इसलिए वो किसी भी तरीके की चालाकी नहीं दिखा सकता। विंग के लिए ये बात बहुत अच्छी थी कि विदाओ को होश आ चुका था, लेकिन वांग जी का एकदम से ये मतलब जो न्यूज़ उसने सुनी थी ना, पता नहीं क्यों उसको एक ऐसी मतलब वाइब्स दे रहा था कि शायद ये न्यूज़ उसके लिए बहुत बुरी साबित होने वाली है। लेकिन विंग ने ये नोटिस कर लिया था कि वांग जी मतलब एक अलग ही जोन में जा चुका है। उसने वांग जी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए वांग जी को उस अनदर वर्ड से इस वर्ड में लाते हुए बोला कि क्या हुआ तुम्हें, अचानक से एक मतलब ये फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारी चेंज क्यों हो गए। तो वांग जी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे कुछ अच्छी फील नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो विंग उसको आश्वासन देता है कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, इनफैक्ट अब तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आखिरकार हम उस इंसान को सज़ा देने वाले हैं जिसने हमारी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली के साथ इतना बुरा किया था, और एक राज परिवार के साथ गद्दारी करने का नतीजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा, जो कि जो गद्दार है उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा, जैसे कि वीदाओ की फैमिली पहले से ही भुगत रही है। लेकिन वीदाओ बेहोश था, इसकी वजह से वो बच चुका था, लेकिन आज उसे उसकी करने की सज़ा तो मिलती रहेगी। इसी के साथ विंग और वांग जी अपने खाने को यहीं पे छोड़ के वो दरबार की तरफ जा चुके थे, और सारे के सारे लैंड हीलर्स के साथ साथ सारे के सारे मतलब बहुत सारे सैनिकों के साथ वीदाओ को राज दरबार में लेके आया गया था। वीदाओ इस वक्त पूरी तरीके से स्वस्थ था, उसकी पूरी अच्छे तरीके से जांच हो चुकी थी। हाँ, वो थोड़ा बहुत वीक था, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। थोड़ा बहुत पेलनेस उसके फेस पे दिख रही थी, क्योंकि लगभग 6 महीने से वो पूरी तरीके से बेहोश था। अगर उसको कुछ दिया भी गया तो भी वो लिक्विड फॉर्म में था, यानी कि कुछ तरल पदार्थ ही उसे दिए गए थे, जिसके चलते उसने कुछ खाया पिया नहीं था। थोड़ी बहुत पेलनेस और वीकनेस होने तो बनती ही थी, लेकिन है तो आखिरकार वो अपराधी ही। उसकी इस तबीयत को लेके किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला था। वीदाओ इस वक्त अपने घुटनों पे बैठा हुआ था, उसके हाथों में जंजीर बंधी हुई थी, और साथ ही साथ उसके पैरों में भी जंजीर बंधी हुई थी, ताकि वो भाग ना सके। इसी के साथ विंग आते हुए अपने थ्रोन पे जाके बैठ चुका था, अपने सिंहासन पे जाके बैठ चुका था, और वांग जी ने भी उस राजसभा में अपनी जगह ले ली थी। वीदाओ की नज़रें इस वक्त पूरी राजसभा में दौड़ रही थी, घूम रही थी, वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और अचानक से उसकी नज़र किसी तरफ जाती तो है, और वहाँ पे देखने के बाद उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने जो देखा है ना, उसे देखने के लिए कभी राजी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उसकी वाइफ थी जो कि अपने सर को झुकाए हुए अपने हाथों से एकदम बो डाउन वाली सिचुएशन में वो खड़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि उसे जो कपड़े पहनाए गए हैं ना, वो दासियों के कपड़े हैं, वो सर्वेंट्स के कपड़े हैं, जिन कपड़ों में वो पहले रहा करती थी, जिस रुतबे के साथ वो पहले रहा करती थी, वो इस वक्त वहाँ पे ऐसे नहीं थी।
साथ ही साथ अब फिर से उसने नज़रों को घुमाना स्टार्ट किया। शायद वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को देखने की कोशिश कर रहा था। अंततः जब विंग ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया था कि वी दाओ अपनी नज़रों को घुमा घुमा के कुछ तो देखने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि या तो अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सभा में उसकी बीवी पहले से ही मौजूद है। भले ही एक सर्वेंट के तौर पे ही सही, एक दासी के तौर पे ही सही, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद है। और कहीं ना कहीं वी दाओ ने उसे देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर वी दाओ की नज़रें पूरे राज्यसभा में घूम रही हैं तो ऑफकोर्स सी बात वो अपने बच्चों को ही ढूंढ रहा होगा। इसी के साथ विंग ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की और यहाँ पे वी दाओ को अपने गुनाह कबूल कर लेने के लिए उसको बोला गया, लेकिन वी दाओ अपने मुंह से एक शब्द को निकालने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे सारे के सारे सबूतों को रखा गया, सारे के सारे गवाहों को रखा गया। जितने लोग महारानी वी यानी कि जो कांक्षी शरण है उसको मेडिसिन्स देने में इन्वॉल्व थे, जो उनको मतलब खाना पीना जितना मतलब उसके साथ इन्वॉल्व थे, वो वहाँ पे लाए गए। उन्होंने अपने एंड से गवाही दे दी और लास्टली वी दाओ के पास बचा तो सिर्फ एक और चीज़ कि वो यहाँ पे सिर्फ खामोश रहे। जब तक वो अपने गुनाह एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन्हें कबूलेगा नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको किसी भी तरीके की सज़ा दे दी जाए। लेकिन फिर भी उसकी नज़रें आस पास घूम रही थी और कहीं ना कहीं वो जानना चाह रहा था कि वो उसके बेटे कहाँ हैं। और फाइनली उसके इस क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए विंग ने जवाब में उसको बता ही दिया कि उसके बेटे कहाँ हैं। पहली बात आती है उसकी पत्नी की, जो कि अब ताउम्र सिर्फ और सिर्फ एक दासी बन के रहने वाली है। और उसके बाद बात आती है उसके बेटों की, जो कि लगभग 5 साल तक जेल में रहेंगे, और उसके बाद अगर वो बाहर निकल भी जाते हैं तो भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ महाराज यानी कि विंग के लिए ही काम करना होगा। और हो सकता है उसके लिए उन्हें सिर्फ मिल जाए तो 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए मकान। इसके अलावा शायद उन्हें कुछ स्पेशल फॉर्मेलिटीज़ दी जाएंगी, हो सकता है तनख्वाह भी दी जाए, लेकिन हाँ वो उतनी नहीं होगी जितने कि नॉर्मली एक इंसान को दी जाती है, एक सैनिक को दी जाती है, एक सर्वेंट को दी जाती है। ये सुन लेने के बाद वी दाओ का तो मतलब जो पारा था ना वो हाई हो चुका था, और उसने चिल्लाते हुए वहाँ पे विंग को आंसर दिया कि ये सब कुछ जो कुछ भी किया था मैंने किया था, मेरे परिवार ने कुछ भी नहीं किया था, तो उन्हें सजा देने का क्या मतलब बनता है। तो विंग आंसर में उसको बताता है कि शायद मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि राज परिवार के नियम क्या हैं। क्या आप नहीं जानते? आप लगभग 21 सालों से भी ज़्यादा इस थ्रोन पे बैठ चुके हैं, यहाँ पे राज कर चुके हैं, और न जाने कितने सारे नियम हैं जो आपने खुद पढ़े होंगे। अभी तक मैं खुद भी उन नियमों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझसे ज़्यादा कहीं आप जानते होंगे। क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई राज परिवार के लिए गद्दारी करता है तो उसके पूरी के पूरी परिवार को तबाह कर दिया जाता है। लेकिन शुक्र मनाइए कि मैंने आपके परिवार को तबाह नहीं किया है, सिर्फ उन्हें सजा दी है, उन्हें उनके पद से निष्कासित करते हुए उन्हें कुछ अलग पद दे दिए हैं। वी दाओ फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ गलती है तो मेरी है, मैंने गद्दारी की थी, और अगर बात आती है तुम्हारे पिता को मारने की तो उसमें सिर्फ मैं इन्वॉल्व था, मेरी फैमिली नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरी पत्नी नहीं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी सज़ा देने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। विंग इस वक्त और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि भले ही फ्लो में बहते ही सही, लेकिन वी दाओ ने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लिया था, और वो भी सबके सामने किया था। विंग लास्टली चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पे चिल्लाने का अधिकार आपको नहीं है, और वैसे भी क्या आप भूल चुके हैं, या मुझे आपको वो नियम अच्छे से पढ़ाने पड़ेंगे जो नियम ये कहते हैं कि राज परिवार के साथ गद्दारी करने का नतीजा उस गद्दार के सारे परिवार को झेलना पड़ेगा। क्या आप नहीं जानते राज परिवार के नियमों को? अगर इस वक्त मैं उन नियमों का अच्छे से पालन करूं तो मैं आपके पूरे परिवार को तबाह कर सकता हूं। जिन बेटों को मैंने उस जेल में डाला है जहाँ पे वो लोग अभी भी 2 वक्त की रोटी आराम से खा रहे हैं, आराम से बिना किसी परिश्रम के उन्हें खाना मिल रहा है, कि आपको नहीं लगता कि उनके लिए काफ़ी है? और बात रही आपकी पत्नी की, तो यहाँ पे उन पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, बस उन्हें काम करना पड़ रहा है। जिस इंसान ने कभी काम नहीं किया था अब उन्हें काम करना पड़ रहा है। मैं इससे ज़्यादा दया आपके परिवार को नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मैं नहीं छोड़ सकता, और मैं आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग ऐसा बोलते हुए अपने थ्रोन पे फिर से गुस्से से बैठ चुका था, लेकिन वी दाओ था जो अब कुछ ऐसा बोलने वाला था जिसके चलते शायद वहाँ पे बैठा हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाला था।
वीदाओं ने चिल्लाते हुए बोला कि अगर बात यही है, अगर आपको लगता है कि राज परिवार से विद्रोह करने का नतीजा पूरी की पूरी परिवार की तबाही है, तो मैं सिर्फ अकेला इंसान नहीं हूँ जो कि इस तबाही में शामिल होगा। मैं चाहता हूँ कि उस इंसान को भी सज़ा मिले जो कि मेरे साथ शामिल था। हाँ, उसने कभी भी मुझे प्रोत्साहित नहीं किया, मेरे किसी भी मतलब कांड में उसने मेरा साथ ना दिया हो, लेकिन सच्चाई वो पहले से जानता था, हर एक चीज़ उसे पहले से पता थी, लेकिन फिर भी उसने सभी लोगों से छिपाया है। क्या आपको नहीं लगता कि वो भी पूरी पूरी भागीदारी रखता है मेरी सज़ा में? क्या आपको नहीं लगता कि अगर आज मुझे मारा जाए तो कम से कम उम्र कैद की सज़ा उसे भी होनी चाहिए? अगर मेरे बेटे जेल में हैं तो उसके बेटों को भी यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। अगर मेरी बीवी यहाँ पे एक नौकरानी बन के रह रही है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को राज परिवार का सदस्यता नहीं देनी चाहिए। विंग ने इस बात को थोड़ा सा गौर से सुना तो था, लेकिन वीदाओ इतना बोलने के बाद चुप हो चुका था, क्योंकि उसने उस इंसान का नाम नहीं बताया था जो कि सच्चाई पहले से जानता था। विंग ने अपने थ्रोन से उठते हुए अपने कदमों को वीदाओ की तरफ बढ़ाया और अपनी तलवार को उसके गले पे रखते हुए बोला कि अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोलने की कोशिश की तो शायद तुम दोबारा कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। वीदाओ ने अपने मतलब एक इविल स्माइल के साथ विंग को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि एक मरता हुआ इंसान झूठ बोल सकता है? और क्यों बोलूँगा मैं झूठ? क्या मेरे झूठ बोल लेने से मेरे परिवार को तुम बख्श दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे झूठ बोलने से कुछ बदल जाएगा? मैं पहले ही अपने गुनाहों को कबूल कर चुका हूँ और राज परिवार के नियमों के तहत मेरे परिवार को भी सज़ा मिलने का पूरा मतलब उनको भी सज़ा होगी, ये तो तय है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि कोई बेफिक्र होकर ना जिए। कोई है जिसे मैं चाहता हूँ कि उसे भी सज़ा हो। अगर मेरे बच्चे दुख तकलीफ में रहेंगे तो मैं नहीं चाहता कि उसके बच्चे राज सिंहासन पे राज करते हुए राज परिवार में अपने ओहदे को बरकरार रखते हुए या ये कहो कि इन सारे राज परिवार के सुख और सहूलियतों को झेले। इसी के साथ वीदाओ ने अपने शब्दों को फिर से बंद कर दिया था। फिर से अपनी बोलती को बंद करते हुए वो विंग की तरफ अपनी एक ऐसी नज़रों के साथ देख रहा था कि मानो विंग के साथ वो एक अजीब सा गेम खेलना स्टार्ट कर चुका था। या ये कहो कि विंग के साथ जो अब गेम होने वाला था ना, वो विंग के दिल और दिमाग दोनों के साथ एक साथ खेलने वाला है। विंग ने अपनी जो तलवार की पकड़ थी ना, उसको थोड़ा टाइट करते हुए वीदाओ के गले पे उसको थोड़ा टाइटली प्रेस करते हुए वीदाओ से उस इंसान का नाम पूछा। और वीदाओ ने फिर से बातों को घुमाते हुए विंग से ये पूछा कि क्या वो इस इंसान का नाम सुन पाएगा। तो विंग ने अपनी आंखों से जो गुस्सा उसका बह रहा था ना अभी बाहर, उसको और भी ज़्यादा रेडनेस के साथ वीदाओ को देखते हुए बोला कि तुम मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ, बाकी क्या करना है क्या नहीं वो मैं देख लूँगा। लेकिन वीदाओ शायद इस मूड में नहीं था कि विंग अपने आप से कोई डिसीजन ले। उसे अगर डिसीजन लेना है तो या तो उसे मुझे भी छोड़ना होगा, या फिर उस इंसान के साथ साथ उसके परिवार को भी तबाह करना होगा, या फिर उसके परिवार को भी वैसे ही सज़ा देनी होगी जैसे कि मेरा परिवार भुगत रहा है। वरना आज मेरे और मेरे परिवार को भी राज परिवार में फिर से वैसे ही शामिल किया जाएगा जैसे कि हम पहले रहा करते थे। हाँ, विंग अगर राजा है तो वो राजा बन के रहे, लेकिन पीस एक्ट का एक अहम हिस्सा वीदाओ और उसके बच्चे और उसकी बीवी भी हैं। उनको उसी अधिकार के साथ वापस से उस जगह रखा जाए। विंग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने वीदाओ की जो गर्दन पे तलवार थी उसको थोड़ा टाइट और प्रेस करते हुए, इस वक्त तो वो थोड़ा बहुत चुभने लगी थी वीदाओ को और उसके गले से खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। वीदाओ ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो सिर्फ एक चांस चाहता था जिंदा रहने का। हो सकता था अगर वो चांस उसे मिले तो इन फ्यूचर वो विंग के को फिर से एक अलग तरीके से धोखा दे, फिर से विंग को उसी जगह पे पहुंचाते जहां से विंग आया था, या ये कहो कि विंग को उस जगह पहुंचा दे जहां पे उसके पिता हैं। विंग ने वीदाओ की बातों को ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए विंग से फिर से उसे प्रेशर किया कि वो बस उस इंसान का नाम बताए। वीदाओ ने अपनी नज़रों को पूरी की पूरी रात सभा में घुमाया और फाइनली उस इंसान पे जाके अपनी नज़रों को एकदम टिका दिया, जो कि ये पहले से जानता था कि वीदाओ अपने ही भाई के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ उसने मतलब वीदाओ ने खुद ये बोला था कि उसने कभी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ, इस बात को छिपाने के लिए उसने मेरा साथ पूरा पूरा दिया। कभी भी उसने मेरे कर्म कांड जो मैंने किए हैं तुम्हारे पिता को मारने में, उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हाँ,
वो सच्चाई जानता था, और अगर हो सकता तो वो पहले ही तुम्हारे पिता को बचा लेता, तुम्हारे परिवार की बर्बादी को बचा लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भी राज परिवार के साथ गद्दारी की है, और मैं चाहता हूँ कि उसके परिवार को भी बिल्कुल वैसे ही सज़ा मिले जैसे कि मेरे परिवार को मिल रही है। ये सारी बातें वीदाओ ने उस इंसान के सामने अपनी नज़रों को गड़ाते हुए ही बोला था। विंग ने वीदाओ की नज़रों को फॉलो करते हुए उस डायरेक्शन में देखा जिस डायरेक्शन में वीदाओ देख रहा था, और जिस डायरेक्शन में वीदाओ ने देखा था, उस डायरेक्शन में देखने के बाद विंग को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सचमुच में उस इंसान को देखा है। क्या सच में वीदाओ सच बोल रहा है? वीदाओ को फाइनली फिर से चुप होता देख विंग ने अपनी टाइट फिर से ग्रिप को इतना टाइट कर लिया कि इस वक्त वीदाओ पेन में चिल्लाना शुरू कर चुका था, और वो बस ये बोल रहा था कि उस तलवार को दूर करो, वरना तुम कभी भी उस इंसान का नाम नहीं जान पाओगे। विंग ने अपने उस तलवार को थोड़ा और टाइटली उसके गले पे प्रेस करते हुए बोला, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, उस इंसान का नाम लो, वरना मैं बिना नाम जाने ही तुम्हारी हत्या कर दूंगा। वीदाओ ने एक इविल स्माइल के साथ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस डायरेक्शन में बढ़ाया जिस डायरेक्शन में वो इंसान बैठा हुआ था। वो इंसान अभी थोड़ा बहुत नर्वस तो दिख रहा था, लेकिन हाँ, एक चीज़ उसके अंदर भी चल रही थी कि अगर गलती की है तो सज़ा तो लेनी पड़ेगी, और उस सज़ा के लिए वो एकदम तैयार था। लेकिन तैयार नहीं था तो अपने बच्चों को सज़ा दिलवाने के लिए वीदाओ ने फाइनली अपने मुंह से फिर से शब्दों को बाहर निकालते हुए नाम लिया, लैन चिरेन। ओह, तो यहाँ तो एक और विलन है, लैन चिरेन। लेकिन लैन चिरेन सच में विलन है या नहीं, खैर ये तो मैं भी नहीं जानती, और नेक्स्ट पार्ट में भी शायद इसका हम पता कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।